हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन पॉलिटी का नया लेक्चर। तो इंडियन पॉलिटी के इस नए लेक्चर में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक नए पैटर्न से, नए टॉपिक को हम आज नए पैटर्न से हम पढ़ाने वाले हैं। और आज से हमारा जो नया पैटर्न होगा, जो हमारा नया पैटर्न है, उसके बारे में एक बार जान लेते हैं हम क्या कुछ हम नया इसमें आज पैटर्न में लेकर आए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लेकर आए हैं जो हमारा क्लासेस होंगी। क्लासेस का भी हमने शेड्यूल कुछ चेंज किया है। हमारे क्लासेस का जो इंडियन पॉलिटी के क्लासेस है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। तो उसमें क्या कुछ चेंजेस किए हैं, जो हमारे मंडे से लेकर के फ्राइडे होगा और जो सैटरडे संडे होगा उसमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं। तो मंडे से फ्राइडे हम क्या करेंगे, कोई भी एक टॉपिक लेंगे, एक टॉपिक चलेगा हमारा मंडे से फ्राइडे, उसके बारे में डिटेल्स हम स्टडी करेंगे। एक एक छोटी से छोटी बात आपको लेकर आएंगे। आपको एक एक मतलब कोई भी पॉइंट आपका छूटने ना पाए किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो उसके लिए हम ये क्लासेस डिटेल स्टडी लेकर आएंगे। पूरे कोई भी एक टॉपिक होगा तो टॉपिक पूरा हम करवाने वाले हैं उस वीक में। और उसके बाद जो सैटरडे संडे होगा, सैटरडे संडे में हम क्या करने वाले हैं, सैटरडे संडे में हम MCQ बेस्ड क्विज एक तरह से लेकर आएंगे उस टॉपिक के ऊपर, जो टॉपिक हम मंडे से फ्राइडे हम करने वाले हैं। तो ये हम कुछ चेंज हम लेकर आ रहे हैं। और हमारी जो सारी क्लासेस होंगी, सारी क्लासेस हमारी ऑन बोर्ड होंगी। अभी आपके लिए PPT का हम जैसे पढ़ाते थे तो उसमें क्या होता था, आपको समझने में काफ़ी दिक्कत होती थी। तो इसलिए हम आपको ऑन बोर्ड क्लासेस लेकर आएंगे ताकि जो आपको दिक्कत ना हो, कोई भी 1% की भी आपको परेशानी ना उठानी पड़े किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। तो ये हमारा जो नया पैटर्न है इसको एक बार देख लीजिए। ये हमारा पैटर्न होगा। और हम और सब्जेक्ट की भी क्या है, ये ऐसे ही पैटर्न पर हम आपकी क्लासेस वगैरह लेकर आ रहे हैं। जैसे कि हमारे सब्जेक्ट हो गया रीजनिंग, हो गया मैथ्स, हो गया मैथ्स के सर आपको अक्षय सर पहले ही आपको क्विज भी करवा रहे हैं थोड़े थोड़े साथ साथ में। तो इसको हम एक प्रॉपर शेड्यूल में हम आपके लिए क्या है, जो टॉपिक वगैरह है ये कवर करवाने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो वोकैब है, और कौन से सब्जेक्ट हो गए हमारे पास, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। और हम आने वाले 1-2 दिन में, 1-2 वीक में क्या करवाने हैं आपके लिए एक इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर की भी आपके लिए क्लासेस हम लेकर आ रहे हैं। तो इसमें क्या करने वाले हैं हम, यही पैटर्न हम आपके लिए अपनाएंगे। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी। और उसके बाद जो सैटरडे संडे होगा, सैटरडे संडे को हम क्या करेंगे, हम आपके लिए MCQ क्विज लेकर आएंगे। ठीक है, तो यही पैटर्न हम सभी के लिए लेकर आएंगे। सभी जो क्लासेस है, सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए लेकर आएंगे। और हम अगर पॉसिबल हुआ तो और भी सब्जेक्ट इसमें क्या है प्लस करने वाले हैं, और भी सब्जेक्ट हम आपके लिए जोड़ने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल का आइकन है उसको भी हिट कर लीजिए ताकि हमारे चैनल से जुड़ी जो भी जानकारी है, जो भी अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तब तक मैं इसको रब कर देता हूं बोर्ड को। इस वीडियो को आप तब तक शेयर भी कर सकते हैं दूसरे बच्चों तक, क्या है, ताकि उनको भी पता चल सके कि हमारे चैनल पर नया पैटर्न लेकर आ रहे हैं हम। एक नए स्टडी पैटर्न के साथ, नए एक पैटर्न के साथ हम आपको क्लासेस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। मैथ के साथ रीजनिंग होगी, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, इंग्लिश की होगी, इंग्लिश में ग्रामर होगी, वोकैब होगी। तो ये सारे सब्जेक्ट हम आपके लिए, रीजनिंग होगी, सारे सब्जेक्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं नए पैटर्न पर। तो इसमें क्या होगा कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे सब्जेक्ट हम कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द ही आपके लिए हरियाणा जीके का भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ताकि जो हरियाणा जीके में आपको HSSC है, HSSC से जुड़े जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब की तैयारी करने में आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पर ना जाना पड़े। एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सभी जानकारी है, सभी जो लेक्चर्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएँ। तो हरियाणा जीके का भी हम आपके लिए लेक्चर जल्द ही लेकर आ रहे हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, मुझे पता है आप बहुत ही होनहार बच्चे हैं, तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। आज का टॉपिक है, हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में हम आज क्या करने वाले हैं, जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं। पूरा वीक इसके ऊपर क्लास लगेगी, 5 दिन मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास चलेगी। और उसके बाद जो सैटरडे संडे होगा उसके MCQ के हम क्विज लेकर आएंगे।
तो चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं हमारे, सॉरी प्रेसिडेंट जी हैं, प्रेसिडेंट जी क्या होते हैं? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो क्या है, भारत के पहले नागरिक के तौर पर जो प्रिविलेज मिली है, किसको मिली है प्रिविलेज? हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं उनको इंडिया के फर्स्ट उसको सिटीजन माना जाता है। और कहीं भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो सबसे पहले कि कौन रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, रिप्रेजेंट्स इंडिया एट ग्लोबल लेवल। तो भारत से बाहर हम कहीं भी जाएंगे तो उसमें भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रेसिडेंट को चुनते हैं। हमने, हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनको चुना गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उनको चुना गया है कि उनको मतलब भारत के बाहर कोई भी जाएगा तो प्रेसिडेंट के नाम, प्रेसिडेंट का नाम चलेगा। जितने भी MOU होंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपको पता होगा, दो देशों के बीच में आपस में जो भी समझौते होते हैं उनको MOU कहते हैं। एग्रीमेंट्स हो गए, जितनी भी समिट्स होगी, समिट्स क्या होते हैं? सम्मेलन होते हैं आपस में, जैसे कि जो शिखर सम्मेलन हो गया, तो इस तरह से क्या है, जो समिट्स वगैरह होती हैं, G20 समिट होगी, UN की समिट होगी, तो इतने जितने भी समिट होंगी, एग्रीमेंट होंगे, MOUs होंगे, वो किसके नाम पर लिए जाएंगे, साइन होंगे, वो सभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर साइन किए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखने वाले इसमें क्या है, नेक्स्ट है जो हमारा, इनको नॉमिनल हेड कहा जाते हैं, नॉमिनल हेड या फिर फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ पे हमारा किससे है? जो भी हमारा गवर्नमेंट है, सरकार है, देश है, हमारा राष्ट्र है, उसके हमारा क्या है, जो एक तरह से नॉमिनल हेड है, फॉर्मल हेड है। तो नॉमिनल हेड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रियल हेड है, रियल एग्जीक्यूटिव है, वो कौन होता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है रियल हेड होते हैं कंट्री के। तो ये जो प्रेसिडेंट है, ये एक बात स्टार आप लगा के लिख लीजिएगा कि ये जो नॉमिनल हेड होते हैं, नॉमिनल हेड का मतलब यहाँ पे ये किसके हेड हैं? स्टेट के यानी राष्ट्र के, यानी कि इंडिया के। लेकिन ये जो इंडिया में गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसके हेड नहीं है, उसके हेड नहीं है जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, वो उसके हेड है कौन? हमारे प्रधानमंत्री जी। तो ये नॉमिनल हेड है ऑफ द स्टेट, लेकिन हेड नहीं है किसके? जो गवर्नमेंट है उसके हेड नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, फैक्ट है, ये आपको काफ़ी काम आ सकता है आगे आने वाले एग्जाम्स में। तो चलिए, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर आप नोट भी कर सकते हैं। आप साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो इसके आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा, आपको बाद में रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी। तो अभी और क्या फैक्ट है हमारे प्रेसिडेंट जी के बारे में? ये क्या है? सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस। इस लाइन का क्या मतलब है? ये काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये इसको आप स्टार लगा लीजिए। क्या है? जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेस हैं, इंडियन नेवी होगी, इंडियन आर्मी होगी, इंडियन एयरफोर्स होगी, उन सभी के हेड, और उसके साथ जो भी BSF है या फिर कोस्ट गार्ड है, जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस क्या क्या मतलब हो गया? जो भी हमारे रक्षा बल हैं, सुरक्षा बल हैं, वो आर्मी से रिलेटेड हो गए, नेवी से रिलेटेड हो गए, कहीं से भी रिलेटेड है, तो उन सभी के हेड एक तरह से सुप्रीम कमांडर यानी सबसे ऊपर जो उनके हेड होंगे। जैसे कि हमारे आर्मी के हेड कौन है? अभी हमारे नरवाणे जी हेड हैं, तो उनसे भी ऊपर कौन है? हमारे प्रेसिडेंट हैं। तो सभी के हेड होंगे, उनके भी हेड कौन है? सुप्रीम कमांडर ऑफ जो आर्म फोर्सेज हैं वो कौन है? हमारे राष्ट्रपति जी हैं। और इसके बारे में और नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फैक्ट इसके बारे में क्या है कि ये जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, इनका इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन कैसे होता है इनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, इनका इलेक्शन होता है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। यानी कि जो भी हमारे रिप्रेजेंट होकर आते हैं, लोकसभा के मेंबर हो गए, राज्यसभा के मेंबर हो गए, या फिर उसके साथ साथ जो स्टेट लेजिस्लेटिव, यानी इसमें क्या कौन से आ गए? लोकसभा प्लस राज्यसभा, इसके साथ साथ जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव्स हैं,
स्टेट लेजिस्लेटिव, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी आ गई, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आ गई। उसके साथ साथ जो पुडुचेरी है प्लस दिल्ली, तो ये 2 यूनियन टेरिटरी हैं। इनके जितने भी मेंबर हैं, सिलेक्टेड मेंबर हैं, उन सभी को मिला करके वो सभी करके क्या करते हैं, सिलेक्शन में हमारा जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, वो एक तरह से जो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। ये नॉन डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो ये भी लिख लीजिए आप, क्या है ये फैक्ट है, इनडायरेक्ट जो हमारा इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ये फर्क है कि डायरेक्ट इलेक्शन में जो हम लोग हैं, हम जो जनता है, सिटीजन्स हैं, वो डायरेक्टली, जैसे हम प्राइम मिनिस्टर की वो क्या करते हैं, वोटिंग वगैरह करते हैं, तो वोट पड़ते हैं हमारा वोट काउंट होता है, एक वोट काउंट होता है। तो इस तरह से डायरेक्ट वोट में हम, इनडायरेक्ट वोट में हम इलेक्शन में हम वोट नहीं कर सकते। क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, एक तरह से नॉमिनल हेड है, ये एक रियल हेड नहीं है। अगर रियल हेड होते तो हम इसको डायरेक्ट इलेक्शन से भी कर सकते थे। और इसमें एक और फैक्ट है, इसके बारे में बताएंगे, एक बार इसको नोट कर लीजिए कि हम इलेक्शन में क्या है, जो डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं करवाते, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों करवाते हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं एक बार इसमें एक फैक्ट है, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो इसमें फैक्ट हम बता रहे थे, तो फैक्ट क्या था? फैक्ट ये था कि जो लोकसभा के मेंबर है, कितने होते हैं लोकसभा के मेंबर? 543 प्लस राज्यसभा के 223 प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव इसके हो गए 100 हो गए, इन दोनों के मिला के 70 इसमें होते हैं और 30 इसमें होते हैं। और इनके सबके मिला के कितने हैं? 4120। तो टोटल मेंबर हमारे कितने हो गए? 4896 जो मेंबर्स हो गए, 4896 मेंबर्स हैं जो वो क्या करते हैं, जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन है, जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और उनको प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए क्या है, एक तरह से प्रोपोर्शनल एक तरह से होता है वोटिंग सिस्टम इनका। तो प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, एक तरह से एक स्टेट की, एक जितने भी ये हैं, इन सभी की इक्वल वोटिंग होती है, मतलब इनकी वैल्यू, वोट की वैल्यू इक्वल होती है। और ये सभी मिलकर के जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसमें हम ये पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने बताया कि टोटल 4896 क्या है, जो मेंबर थे टोटल जितने भी जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर हैं राज्यसभा में, लोकसभा में, वो जो इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्या है कि जो नेक्स्ट है एमएलए, एमएलएज के वोट की वैल्यू क्या होती है? वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए। तो टोटल एमएलएज हैं, उसमें से एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होगी, जो हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा इनडायरेक्ट इलेक्शन, तो वो देख लेते हैं। उसमें क्या होगी पॉपुलेशन की वैल्यू? ये होगी जो टोटल है पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य है, जिस राज्य से वो एमएलए चुनकर आया है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मल्टीप्लाई बाय 1/1000। तो ये जो वैल्यू होती है, ये टोटल एमएलए, जो एक एमएलए है उसके वोट की जो वैल्यू होती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, इतनी वैल्यू उसकी होती है। तो यहाँ पे क्या है, जो एमएलए हमने पिछले अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एमएलए जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनकी वोट काउंट होती है। तो वो टोटल एक तरह से 4020 जो उनकी वैल्यू है टोटल जितने भी स्टेट हैं उनकी मिला करके, तो ये काउंट होती है। इसमें जो लेजिस्लेटिव, मैंने पहले बताया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल सभी की होती है, लेकिन ये थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना। इसमें ये लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मेंबर्स हैं उनकी वैल्यू काउंट नहीं होती है, वो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो सिर्फ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो राज्य विधानसभाएं हैं उनके मेंबर्स क्या करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें क्या है, एमएलए क्या होगा? एमएलए जैसे हम इसको एक बार मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता देता हूं कि क्या कुछ इसमें क्या कुछ वैल्यू होगी। हमारे जो एक एमएलए है उसकी वैल्यू कितनी होगी? हमारा जो इलेक्शन है इनडायरेक्ट इलेक्शन,
राष्ट्रपति जी का उसके में कितनी वैल्यू होगी उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो ये आप एक तरह से क्या है, पूरा फैक्ट ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको जानना काफ़ी अच्छे से इंपॉर्टेंट भी है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे हरियाणा है, तो हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? हरियाणा में विधानसभा की टोटल, तो हरियाणा में विधानसभा की टोटल 90 सीटें हैं। ये थोड़ा सा मार्कर ठीक नहीं चल रहा है, आप देख लेना एक बार। तो 90 सीटें हैं टोटल, तो एक एमएलए, यानी हमारे कितने हो गए? 90 क्या हो गए? एमएलए हो गए टोटल हरियाणा के। तो इसमें अभी जो राष्ट्रपति जी का इलेक्शन है उसमें एक एमएलए जो होगा हरियाणा का, उसकी वोट की वैल्यू कितनी होगी? वो होगी टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? तकरीबन 2 करोड़। तो ये होगी टोटल पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हरियाणा की कौन सी है? हरियाणा की विधानसभा में कितने टोटल मेंबर हैं? 90 मेंबर हैं। तो डिवाइड बाय क्या हो गया यहाँ पे? 90 गुणा में 1/1000। तो यहाँ पे क्या हो गया? 4 0 से 4 0 कट गई। अभी 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? 9 to 18 20, 9 to 18, इसमें फिर 20, यानी 22.22% क्या होगी? एक जो वोट है एमएलए का वोट, हरियाणा के एक एमएलए का वोट की वैल्यू इतनी होगी, जो हमारा इलेक्शन है उसमें इतनी वैल्यू होगी। तो ये आपको क्या है, एक तरह से मैंने फॉर्मूला बता दिया, उसका एग्जांपल भी बता दिया कि कैसे एक एमएलए की वोट को कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यू, वोट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अभी एक बार एमपी के वैल्यू की वोट की देख लेते हैं, क्या कुछ वैल्यू होगी। तो आप इनको नोट्स के फॉर्म में बना के भी लिख सकते हैं, अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैसे भी करके आपको जैसे अच्छा लगे, आपकी सुविधा के अनुसार जैसे आपको याद रहे उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं और क्या है अपना नोट कर सकते हैं। अभी है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 MP। तो इसमें वोट क्या वैल्यू होती है? तो इसमें क्या वैल्यू होती है इसकी एक बार देख लेते हैं। तो क्या होता है इसमें? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल MLAs, यानी कि पूरे इंडिया में जितने भी एमएलए हैं उन सभी के वोट की जितनी वैल्यू होगी काउंट करके। जैसे हमने हरियाणा के एक वोट की क्या की थी कैलकुलेशन, वो तकरीबन 22 के आसपास जो वैल्यू आई थी एक एमएलए की वैल्यू। तो वो जितनी भी टोटल वैल्यू होगी एमएलएज की, टोटल हरियाणा के पूरे सॉरी इंडिया की, उसको डिवाइड कर देंगे हम टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में के मेंबर कौन से हो गए? एमपी। एमपी में क्या आते हैं? जो राज्यसभा है, उसके साथ साथ जो लोकसभा है, इन सभी के जो मेंबर हैं उनके जो कभी किस में आ गए? जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में क्या होता है? पार्लियामेंट में एक तो होता है प्रेसिडेंट, ये क्या होता है? प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, इसको पूरे को मिलाकर के पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट में ये क्या है? इंटीग्रल पार्ट होता है पार्लियामेंट का, एक अलग अंग नहीं है। जैसे राज्यसभा और जो लोकसभा है वो एक अलग अंग है इसका पार्लियामेंट का, उस तरह ये अलग अंग नहीं है, क्योंकि ये क्या है? एक तरह से इंटीग्रल पार्ट है। जो प्रेसिडेंट है हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो इंटीग्रल पार्ट है पूरी पार्लियामेंट के। तो इसमें ये बताया गया है, हमने आपको बता दिया एमएलए की वोट की वैल्यू बता दी, एक एमएलए की वोट की, एक एमपी की वोट की वैल्यू बता दी हमने। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी क्या करने वाले, एक बार रफ कर देता हूं इसको मैं। अभी हम एक बार आर्टिकल वाइज देख लेते हैं, आर्टिकल कौन से आर्टिकल में क्या कुछ कहा गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आर्टिकल 52। तो आर्टिकल 52 है जो हमारा इंडियन पॉलिटिका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 है। ये सभी क्या है? जो यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया है। यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में हमारे संविधान में बताया गया है, जो पार्ट 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसके जो आर्टिकल हैं 52 से लेकर के 78
उस सब में क्या बताया गया है, यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि जो एक तरह से संघ है, संघ की कार्यपालिका, जिसमें क्या क्या आते हैं, जिसमें आता है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, उसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, यहां लिख लेते हैं दोबारा से एक बार, इसको साफ साफ दिख जाएगा आपको, ताकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर आ गए हमारे, होम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर है, ऐसे जितने भी मिनिस्टर हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर वगैरह हैं, वो सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी एक तरह से क्या, इनको क्या कहते हैं, यूनियन मिनिस्टर्स, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं वो सभी आ गए। इसके साथ साथ जो अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल क्या होता है, ये एक तरह से वकील होता है, जो सरकार का वकील, अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो जो यूनियन गवर्नमेंट है, मतलब कि केंद्र की जो सरकार है उसका क्या होता है, एक तरह से वकील होता है। तो सिंपल भाषा में आप इसको समझ लीजिए, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया। तो इस तरह से जो बड़ी बड़ी पोस्ट आती हैं वो सभी किस में आती हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव में आती हैं, और इसलिए इनको सबको किस में डिफाइन किया गया है, इन सबको डिफाइन किया गया है आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के जो 78 है पार्ट 5 का कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें इन सबको डिफाइन किया गया है। तो इसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट क्या है, हमारा प्रेसिडेंट भी यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट है। तो इसमें देख लेते हैं आर्टिकल 52 में क्या कह रहा है, 52 में कह रहा है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया who will be the nominal head of the state। तो इस लाइन का मतलब हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या होते हैं, हमारे जो स्टेट है उसका क्या होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं। स्टेट का मतलब यहाँ पे इंडिया हो गया, इंडियन गवर्नमेंट होगी, इंडियन गवर्नमेंट नहीं है, इंडियन स्टेट है, इंडियन स्टेट यानी कि भारत का राज्य है, गणराज्य है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो ये आर्टिकल 52 में ये बताया गया है। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट इसमें दिया गया है। तो दूसरा पॉइंट इसमें क्या दिया गया है, ये कहा गया है कि ही विल बी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये दो बातें हैं जो आर्टिकल 52 में कही गई हैं, जैसे उन्होंने बताया है, जैसे वो वहां पे लिखी गई हैं वैसे हमने आपको बता दिया है, बिल्कुल डिटो। तो इसमें क्या है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नाम की पोस्ट होगी, जो क्या होगी, वो विल बी द नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट। तो जो प्रेसिडेंट होंगे वो कौन होंगे, नॉमिनल हेड होंगे स्टेट के, जो पूरा गणराज्य है, भारत है, इंडिया है, उसके क्या होंगे, एक तरह से हेड होंगे। तो हेड क्या होंगे, यहाँ पे नॉमिनल हेड होंगे। नॉमिनल और रियल का मतलब क्या हो गया, रियल हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि जो सरकार चलाएंगे, देश चलाएंगे, वो कौन होंगे, रियल हेड होंगे, वो कौन होंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। सेकंड पॉइंट इसमें क्या कहा गया, ही विल बी द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो कौन होंगे, जो हमारे स्टेट है उसके फर्स्ट सिटीजन होंगे, इंडिया के फर्स्ट सिटीजन कहलाए जाएंगे। तो ये सब आर्टिकल 52 में दिया गया है। अभी नेक्स्ट पढ़ लेते हैं आर्टिकल 53 में क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 53। इसमें क्या बताया गया है, इसमें जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, यानी संघीय जो कार्यपालिका है, उसके बारे में इसमें बताया गया है कि उसकी जो पावर्स हैं उसके बारे में बताया गया है कि जो जो शक्तियां निहित हैं वो सभी किस में निहित होंगी, वो सभी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट में निहित होंगी। तो जो भी संघ की कार्यपालिका है, जो संघ कार्यपालिका है, उसकी जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, वो सभी प्रेसिडेंट में निहित होंगी। और वो क्या करेंगे, इसका सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट है वो इन सब पावर्स का, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव की पावर्स हैं, उन सब का क्या करेंगे, एक तरह से यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, जो अपने उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं,
जो भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड ऑफिसर्स वगैरह हैं उन सब का यूज करके, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं या फिर जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं उन सब का यूज करके क्या है, जो प्रेसिडेंट है हमारे वो क्या करेंगे, इन सब पावर्स का यूज करेंगे। तो इसमें पावर्स कैसे कैसे आ गई, पावर्स काफ़ी सारी हैं, उनके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। आज के लेक्चर में आपके लिए सिर्फ हमको डिटेल में बता देते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स होगी, एक तरह से इमरजेंसी पावर्स होगी, इमरजेंसी वगैरह क्या है प्रेसिडेंट जी लगा सकते हैं। पार्डन पावर होगी, या किसी को मतलब फांसी दे दी या किसी की सज़ा कम करनी है तो उन सबको क्या है पार्डन करना, यानी माफ़ करना। माफ़ी की सज़ा भी क्या है, माफ़ी की जो एक तरह से शक्ति है वो भी प्रेसिडेंट के पास हमारे पास मिली हुई है। नेक्स्ट इसमें क्या करें, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 54। आर्टिकल 54 में क्या बताया गया है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन कैसा होगा, इलेक्शन होगा एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है कि जो भी हमारे एमपी हैं, एमएलए हैं और जो दिल्ली है, पुडुचेरी है, उसके जो मेंबर्स हैं वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो सभी पार्टिसिपेट करेंगे और इनडायरेक्टली क्या करेंगे, प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है प्रेसिडेंट को चुनेंगे। तो ये होता है इलेक्टोरल कॉलेज। कॉलेज क्या होता है, इसमें जितने भी इसमें क्या आ गए, पूरे इंडिया के जो मेंबर्स हैं इलेक्ट होकर आए हैं, जो आम जनता के थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होकर आए हैं, वो सभी क्या करेंगे, इनको चुनने का काम करेंगे। तो उन सभी को मिला करके क्या कहेंगे, इलेक्टोरल कॉलेज होंगे। यानी जो क्या करेगा, प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए उनको एक तरह से वोटिंग वगैरह होगी वहाँ पे, तो ये वोट डालेंगे। डायरेक्ट वोट हम लोग, आप जो आम जनता है वो नहीं डाल सकती। तो ये इलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, किसकी एमएलए की कितनी वैल्यू होगी, एमपी की वोट की कितनी वैल्यू होगी, और जो दिल्ली के वो है एमएलए वगैरह हैं, जो पौंडीचेरी के मेंबर्स हैं, उनकी वोट की वैल्यू कितनी क्या होगी, ये सब हमने आपको बता दिया है। तो इन सब के बारे में आर्टिकल 54 में दिया गया है। तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एक बार नोट्स वगैरह बना लीजिए, तब तक मैं इनको रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो पहला क्या है कि जो दिल्ली है और पुडुचेरी है, जो ये यूनियन टेरिटरीज हैं, इनको कब ऐड किया गया था, कि पहले क्या था, पहले सिर्फ क्या होता था, जो एमपी हैं पार्लियामेंट के और जो एमएलए हैं स्टेट्स के, सिर्फ वो ही क्या कर सकते थे, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, इलेक्टोरल कॉलेज है, उसमें क्या कर सकते थे, पार्टिसिपेट कर सकते थे वोटिंग में। लेकिन दिल्ली को, पुडुचेरी को भी ऐड कर दिया गया था। कब, जो 70th अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, कब हुई थी, 1992 में। तो 1992 में जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें दिल्ली को, पुडुचेरी को ऐड किया गया था और इसको लागू किया, जो अमेंडमेंट में जो एक तरह से फैसला लिया गया था उसको लागू किया गया था 1 जून 1995। तो 1 जून 1995 के बाद जो भी इलेक्शन है उनमें जो दिल्ली के जो एक तरह से प्रेसिडेंट के इलेक्शन थे उसमें दिल्ली को और पुडुचेरी को जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके मेंबर्स को भी क्या है वहाँ पे ऐड कर लिया गया था। इसमें एक और फैक्ट जान लेते हैं, नया फैक्ट है। तो क्या है, इसमें जो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है, पॉपुलेशन किस में आती थी, जो हमारा एमएलए की हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे तो वहाँ पे पॉपुलेशन आती थी, क्या क्या बताती थी, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, जो पॉपुलेशन है डिवाइड बाय टोटल है जो एमएलए है उस स्टेट के 1/1000 से मल्टीप्लाई करके, तो ये वैल्यू आती थी हमारे जो एक एमएलए की वोट की। तो इसमें जो पॉपुलेशन कैलकुलेट होती थी वो 1971 का जो क्राइटेरिया है, 1971 का जो सेंसस है उसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं, उसी को आज भी हम उसको मान रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये 2026 के इलेक्शन तक इसमें जो अमेंडमेंट वगैरह की गई थी तो उसमें ये माना गया था, उसमें ये कहा गया था, एक तरह से फैसला लिया गया था कि जो 2026 के इलेक्शन होंगे उसके टाइम तक जो वोटिंग का क्राइटेरिया होगा, जो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया होगा, पॉपुलेशन देखनी है कितनी कैलकुलेट करनी है, उसका बेस ईयर कौन सा होगा, 1971 होगा। तो ये एक फैक्ट है, ये भी आपको कहा है स्टार मार्क कर लीजिए कि पॉपुलेशन का जो बेस ईयर माना जाता है एमएलएज को कैलकुलेट करने के लिए, एमपी के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, वो कौन सा माना जाता है, बेस ईयर 1971 माना जाता है। और ये 2026 ईयर तक का इन्होंने ये बढ़ा रखा है। तो 2026 तक जब भी होगा, जो 1971 का जो ईयर होगा उसकी बेस ईयर होगा, उसका सेंसस होगा, जो सेंसस है जिसमें पॉपुलेशन बताई गई है 1971 में के तक की, तो उसको ही हम बेस ईयर के तौर पर लेंगे। तो इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले बढ़ते हैं, अभी क्या है 2017 का जो इलेक्शन हुआ था,
इसमें क्या था, दो कैंडिडेट्स मेन थे, जो मेन एक तरह से था, कहते थे बीजेपी के। तो ये जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ था 2017 का, इसके बारे में एक बार फैक्ट जान लेते हैं, क्योंकि ये जो लेटेस्ट एक तरह से क्या है, जो लेटेस्ट इलेक्शन है वो 2017 में हुआ था। और इसमें क्या है, बीजेपी की तरफ से और इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहाँ पे आईएनसी क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इनकी तरफ से दो कैंडिडेट, एक कैंडिडेट दोनों को उठाया गया था। तो यहाँ पे क्या थे, रामनाथ कोविंद जी थे जो बीजेपी की तरफ से थे, और जो मीरा कुमारी है वो किसकी तरफ से थे, वो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से थे। तो इसको आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है। अभी कौन है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन है, रामनाथ कोविंद जी हैं। तो आपको इसका अंदाजा तो पता चल ही गया होगा कि भी कौन जीता था। तो ये जीते थे, तो कितने वोट से जीते थे ये एक बार हम देख लेते हैं। तो इसमें एक बार एक फैक्ट देख लेते हैं, इसमें ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश से थे, यानी ये यूपी से थे, और ये कहाँ थे, बिहार से। तो जो रामनाथ कोविंद जी हैं, इनको कितने मिले थे, 7,02,044 वोट मिले थे, और इनको मिले थे 3,67,314 वोट मिले थे। तो कितने परसेंट, कितने क्या कुछ वोट हो गए इसमें, ये इतने वोट थे, 7,02,044 वोट जो रामनाथ कोविंद जी हैं उनको मिले थे, और जो मीरा कुमारी है उनको मिले थे 3,67,314 वोट्स। इनको क्या कुछ मिला था, एक देख लेते हैं एक बार। इसको मिले थे 65.65% वोट्स, और इनको मिले थे 34.35% वोट। तो ये क्या है, आपको याद करने में भी काफ़ी दिक्कत ना हो, इसलिए हमने क्या है, एक ये आपको ये भी बता दिया है कि आपको अगर मान लो वोटिंग वगैरह है, जो 7,02,044 वोट हैं, वो अगर आपको याद ना हो तो आप परसेंटेज भी याद रख सकते हैं। प्रेसिडेंट परसेंटेज कितनी थी, 65.65%। ये काफ़ी इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, आप ये याद रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और इनके कितने थे, 35% वोट थे वो मीरा कुमारी को मिले थे। टोटल वोट कितने मिले थे इनको, 3,67,314 जो है टोटल वोट्स मिले थे। तो ये हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं, वो जीत कर आए थे 65% वोट्स के साथ। जो इलेक्शन हुआ था 2017 का, वो कब हुआ था, 17 जुलाई 2017, यानी 17 जुलाई को। और जो इन्होंने ओथ ली थी, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने ओथ कब ली थी, ओथ इन्होंने ग्रहण की थी 25 जुलाई 2017 को। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। अभी जो प्रेसिडेंट चल रहे हैं हमारे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है 2017 से लेकर के अभी तक। इनसे पहले कौन थे प्रेसिडेंट, इनसे पहले थे प्रीवियसली 2012 से लेकर के 2017 तक थे प्रणब मुखर्जी जी। तो ये क्या थे, हमारे 14th प्रेसिडेंट थे। अभी ये कौन है, ये 15th प्रेसिडेंट है हमारे। अगर हम एक एक करके देखें कि भी कौन सी पोस्ट इलेक्शन के वाइज कितने हैं, तो 15th है। अगर इन पर्सन देखें, इन पर्सन यानी कि कितने व्यक्ति आए हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग 14th है। क्योंकि जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, जो पहले प्रेसिडेंट कौन थे हमारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो 2 बार इलेक्ट होकर आए थे। एक बार 1950 में, 1952 में, और नेक्स्ट आए थे 1957 में। तो ये 2 बार इलेक्ट होकर आए थे, तो इसलिए पहली पोस्ट ये होगी, दूसरी ये होगी। तो इस हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये आगे 15th प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, और ये आगे 14th। और अगर पर्सन के तौर पर देखें कि पहले कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनके दोनों टर्म को अगर एक मान लिया जाए कि भी एक ही राष्ट्रपति, क्योंकि ना अलग पर्सन तो अलग नहीं थे, तो उस हिसाब से कौन से हो गए, 14th हो गए हमारे रामनाथ कोविंद, और 13th कौन हो गए हमारे प्रणब मुखर्जी जी। एक सबसे बढ़िया फैक्ट है, सबसे आसान फैक्ट है, सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, हमारे इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो हमारे इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल जी।
तो ये भी फैक्ट क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्योंकि वुमेन है, फर्स्ट वुमेन है, तो इसलिए क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट वुमेन जो हमारी प्रेसिडेंट थी वो कौन थी, प्रतिभा पाटिल थी। ये कब थी, ये कब से कब थी, ये थी जो हमारे प्रणब मुखर्जी जी हैं उनसे पहले का जो कार्यकाल था, यानी कि 2007 से लेकर के 2012 तक का जो कार्यकाल था, उस टाइम पे कौन थी हमारे प्रेसिडेंट, प्रतिभा पाटिल जी। तो चलिए आज के लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही। कल के लेक्चर में हम इससे आगे और बेसिक डिटेल में और थोड़ा डिटेल में हम आपको पढ़ेंगे इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती हैं, ओथ क्या होती हैं, इसका जो एक तरह से कंडीशंस क्या होती हैं, टर्म क्या होता है, तो इन सब के बारे में हम कल के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए थे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे आपको रोज फैक्ट हम आपको नए नए बताने वाले हैं और नए नए एक तरह से तरीके से आपको लेक्चर पढ़ाने वाले हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट में आप पढ़ाएंगे, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे, ताकि आप कोई भी पॉइंट आपको छूटने ना पाए। तो चलिए आप फ्रेंड्स इसको लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।